अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम यासिर तनवीर है और आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और ये कोई आम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, बल्कि ये ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स थी जो एनएलपी की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम जिसको अपनी ज़िंदगी में लागू करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखें, आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, किसी भी फ़ील्ड से वाबस्ता हो या इवन आप हाउसवाइफ़ ही हो, घर में ही रहते हो, तो किसी भी रोल के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतरीन हो। किसी भी जगह कामयाबी पाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो अगले बंदे से। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक सीईओ लेवल के हों या एक ऐसे एम्प्लॉयी हो जो कि असिस्टेंट्स के तौर पर काम करता हो, तो हर उस बंदे के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट है, जो अपने काम के अंदर तरक्की पाना चाहता हो। इवन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अक्सर स्पाउसेस के दरमियान जो कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन होती है, वो किस वजह से होती है, इसके ऊपर गौर किया जाए और फिर उसको दूर करने की पर्पसफुली कोशिश की जाए। तो हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो कि बात की है कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आज उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम एक टेक्नीक सीखने वाले हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की ऐसी बेहतरीन टेक्नीक है जो उस वक़्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कहीं ऐसे डिसएग्रीमेंट्स का सामना हो जिनको आपने किसी भी तरह टैकल करना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर तब हो सकती है इंसान की कि जब वो किसी भी माहौल में, किसी भी सिनेरियो के अंदर अपनी बात को अगले बंदे के दिमाग तक पहुंचा सके। और ये बात अब अगले बंदे तक पहुंचाने के लिए कुछ कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेज का जिक्र किया है यहाँ पर, कि अगर आप उनको हम पर्पसफुली और इफेक्टिवली सीख लें और उनको फिर इस्तेमाल करें, तो किसी भी माहौल में आप इन लैंग्वेज पैटर्न्स को, इन कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेज को यूज करके, जो कि सिर्फ ये 6 ही हैं, आप किसी भी माहौल में किसी भी बंदे के साथ अपने बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। इन 6 कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेज के नाम जैसे कि यहाँ पर दिखे हुए हैं, एक है एग्रीमेंट फ्रेम, एक है पर्पस फ्रेम, एक है मेटाफोर, एक है पैटर्न इंटरप्ट, एक है व्हाट इफ फ्रेम और एक है मेटा मॉडल। हमारे पास इन तमाम फ्रेम्स को देखने का तो मौका नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में मैं यहाँ पर एक बहुत ही और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम पर बात करने वाला हूँ और वो है एग्रीमेंट फ्रेम। तो बगैर वक्त जाए कि हम इस चीज को देखते हैं कि एग्रीमेंट फ्रेम क्या है। दोस्तों, जो डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में राइज हो सकते हैं। चाहे आप अपने कुलीग से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, या फिर अपने आप घर में ही किसी से बात कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना ये कोई बुरी बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है जो कि अक्सर जिसका कमोबेश हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो ये डिसएग्रीमेंट जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसी सूरत में अमूमन देखने में आया है कि हम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं और टेम्पर लूज़ कर जाने के बाद जो हमारे ज़बानों से, मुँह से निकलता है, वो कुछ अरसे बाद हम उसके ऊपर रिग्रेट करते हैं कि यार काश हमने ये ना कहा होता। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि फ्यूचर में इंसान उन बातों पे ज़्यादा शर्मिंदा होता है जो उसने अपने मुँह से निकाली हैं, बजाए इसके उन बातों पे वो कम शर्मिंदा होता है जिनमें वो चुप हो गया हो। तो अब अक्सर औकात पर चुप तो रहना बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता, कई जगह पर आप चुप भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर चुप रहना ऑप्शन नहीं होता, आपको अपनी बात कन्वे करनी पड़ती है। तो ऐसे में जब आप डिसएग्री कर रहे हो अगले बंदे से और फिर भी आपको अपनी बात कन्वे करना ज़रूरी हो, तो ऐसे में आप किस तरह कौन से लैंग्वेज टूल्स यूज़ करेंगे, किस तरह बात को आगे पहुँचाएँगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अग्रीमेंट फ्रेम बेसिकली लिंग्विस्टिक पैटर्न का एक ऐसा फ्रेम है जो कि हमें इस बात के काबिल बनाता है कि हम एलिगेंटली डिसएग्री कर सकें अगले बंदे को कन्विंस करने से पहले। और ये जब आप करेंगे तो ये विदाउट ब्रेकिंग एनी काइंड ऑफ रेपो होगा। रेपो क्या होती है ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर किसी ने नहीं देखी तो उनको फिर दोबारा से देख सकता है। तो अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ही हैं कि अगले बंदे से हमारा जो रैपो बिल्ड है, वो रैपो भी बिल्ड रहे, जो उससे ताल्लुकात है वो वैसे ही बिल्ड रहे और उसके उन सब के बावजूद भी हम उससे एलिगेंटली डिसएग्री कर सकें।
तो ये किस तरह करेंगे, इसका एक मैं फ्रेमवर्क आपको दूंगा जिसको आप बहुत ही आसानी से याद करके यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं अगले बंदे से, लेट्स सपोज मेरा आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बोल दूं कि यार आई डिसएग्री विद यू, तो ये बड़ा नेचुरल है बात को समझना कि इंसान फौरन ही डिफेंसिव मोड में चला जाता है। यानी जैसे ही मैंने आपको कहा कि नहीं यार तुम गलत कह रहे हो या आई डिसएग्री विद यू, तो ये अल्फाज सुनना ही होता है कि अगला बंदा अपने दिमाग में डिफेंसिव मोड में चला जाता है और ये सोचने लग जाता है कि यार मैं इसके इसके जवाब को किस तरह टैकल करूंगा या अपनी बात को किस तरह डिफेंड करूंगा। तो ये जो डिसएग्री का वर्ड है, ये अगले बंदे को बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में ले जाता है। अब करें क्या? आपने डिसएग्री भी नहीं बोलना, और डिसएग्री ना बोलते हुए डिसएग्री किस तरह करना है, ये एक बड़ा जादुई काम लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजीली पॉसिबल है। इसका तरीका जो है वो ये है कि जब भी आपसे कोई ऐसी बंदा बात करे, अगला बंदा जिससे आप टोटली डिसएग्री करते हो, बिल्कुल ही कन्विंस ना हो, तो आपने जो अपनी बात का आगाज लेना है, पहले वो इस तरह लेना है कि जिससे वो अगला बंदा डिफेंसिव मोड के बजाय आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो जिस तरह डिसएग्री का वर्ड अगले बंदे को डिफेंसिव मोड में ले जाता है, इसी तरह अगर रिसेप्टिव मोड में किसी बंदे को लाना है, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो उसको रिसेप्टिव मोड में ले आए। और ऐसे वर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दी हुई है कि जब भी ऐसी कोई बात होगी जिससे आप डिसएग्री कर रहे हो, तो आप फौरी तौर पे डिसएग्री ना बोले, बल्कि उससे पहली जो बात का स्टार्ट लें वो रखें कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, या फिर आप उससे आई एग्री कर लें। अब आई नो कि डिसएग्री करना है, तो पहले आई एग्री बोलने का क्या फायदा होगा, तो वो अभी हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक काम अपने दिमाग में बात बिठानी है कि आपने आई डिसएग्री नहीं बोलना, बल्कि आपने आई रिस्पेक्ट या आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन या आई अग्री के अल्फाज यूज करने हैं, ताकि वो अगला बंदा फौरन ही रिसेप्टिव माइंड में आ जाए। उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, आपने आई एग्री के साथ या आई अप्रिशिएट के साथ एक वर्ड का इस्तेमाल करना है, और वो है एंड। अब बज़ाहिर तो एंड बड़ा ही सिंपल वर्ड है, लेकिन रिसर्च हमें ये बताती है कि दो सबसे ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा हिप्नोटिक नौयत रखते हैं, यानी अगले बंदे को फौरन ही सुनने पे मजबूर कर देते हैं। वो दो वर्ड्स क्या है? सबसे पहला तो है वो आपका नाम। यानी अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाता हूँ, तो ये आपका नाम आपके लिए एक हिप्नोटिक वर्ड की हैसियत रखता है, और आप फौरन ही रिसेप्टिव माइंडसेट में मेरी बात को सुनने के लिए फौरन ही राजी हो जाएंगे। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एंड, कि जब आप एंड कहते हैं तो अगला बंदा अगेन रिसेप्टिव माइंडसेट में आ जाता है। अब ये एंड के पीछे क्या साइंस है, इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला बंदा आपकी बात को सुनने के लिए बड़ा ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये बातें समझने के बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीमेंट फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए क्या बेनिफिट देता है। तो दोस्तों, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका किसी से हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो आर्ग्यूमेंट में आपके और अगले आपके बंदे के दरमियान एक वॉल क्रिएट हो जाती है, और ये वॉल आपकी फीलिंग्स को, आपके मतलब को जो आप कहना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे तक ट्रांसफर होने से रोकती है। तो एग्रीमेंट फ्रेम का वर्ड आप जब यूज करते हैं, ये फ्रेमवर्क जब आप यूज करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के दौरान ये जो वॉल डेवलप हुई है, बेसिकली वॉल टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है, और आपको और अगले बंदे के दरमियान जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो इस्तेमाल हो जाता है, दोबारा से डेवलप हो जाता है। तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप डिसएग्री बोलते हैं, तो अगले बंदे का माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है इस चीज से कि मैं किस तरह इस बंदे का के प्रोपोजल को काउंटर करूंगा। अब वो आपकी बात सुनने के बजाय, ये सुनने के बजाय कि आप डिसएग्री क्यों करते हैं, वो फौरन ही काउंटर प्रपोजल तैयार करने में उसका दिमाग लग जाता है। तो इसलिए आई डिसएग्री का वर्ड और बट, लेकिन का वर्ड आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल देना है जब भी आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है किसी से। जब ये बात समझ में आ गई, तो अब इसको फर्दर हम इसमें क्या बात करेंगे वो हम देखते हैं। ये है वो एग्रीमेंट फ्रेम जो अगर आप यूज करते हैं, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट के दौरान आप अपनी बात आसानी से अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रैपो। और वो फ्रेम क्या कहता है? वो फ्रेम ये कहता है कि सबसे पहले तो आपने आई एग्री या आई अप्रिशिएट जैसे वर्ड से इस्तेमाल अपनी बात का आगाज करना है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अदर्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, कि अगले बंदे ने जो आपसे बात कही है उसको सेम टू सेम आपने रिपीट करना है। ठीक है?
सेकंड चीज आपने थर्ड चीज जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है अपने जुमले में एंड का लफ्ज लगाना है। यहाँ पर बट नहीं लगाना है, एंड लगाना है, क्योंकि लेकिन का जो वर्ड है, बट का जो वर्ड है, ये अगले बंदे को फिर अगेन डिसेप्टिव स्टेट में और रिसेप्टिव स्टेट से वो हटा देता है। एंड लगाना है। उसके बाद आपने अपना डिजायर्ड आउटकम उसको शो करना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, अपना ओपिनियन आपका क्या है, और बात को फिनिश आपने अगले ही बंदे के डिजायर्ड आउटकम से करना है। मैं मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे कुलीग के बारे में कहा कि यार ये फलाना बंदा तो बिल्कुल ही पागल है। तो अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वो मेरा जूनियर था और बहुत जबरदस्त काम करने वाला बंदा था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा दिल किया कि यार उसको मैं बातें सुना दूं। लेकिन अगर मैं उससे बातें सुनाता तो वो कभी भी मेरी बात को समझ नहीं पाता। तो मैंने एग्रीमेंट फ्रेम वहां पर यूज किया और एग्रीमेंट फ्रेम को यूज करते हुए मैंने इस तरह उसको जवाब दिया कि यस आई एग्री कि वो तो बिल्कुल ही पागल है। एंड और जब वो काम करने लगता है तो काम के दौरान तो वो बिल्कुल ही खपती हो जाता है, और तुम सही कह रहे हो कि वो तो बिल्कुल ही पागल है। अगेन समझे और कर्सर के ऊपर स्क्रीन पर नजर रखें कि मैंने बात का स्टार्ट किया, आई एग्री, और उसके बाद जो सेकंड पर्सन का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड था वो रिपीट किया कि आई एग्री, वो तो बिल्कुल ही पागल है। एंड हिप्नोटिक वर्ड का यूज किया, फिर अपना डिजायर्ड आउटकम बताया और बोला कि पागल तो है, लेकिन जब वो काम करने लगता है तो काम के दौरान वाकई वो पूरी तरह खपती हो जाता है, यानी इतनी डेडिकेशन से काम करता है कि उसको आगे पीछे का कुछ पता नहीं रहता। और फिनिश मैंने अपनी बात का कहा किस तरह किया, वो ये कि यस वो तो बिल्कुल ही पागल है। तो यहाँ पर जब मैंने आई एग्री बोला तो अगला बंदा सुनने में मसरूफ हो गया और उसका माइंड ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये बंदा मेरी बात से किस तरह आखिर एग्री कर रहा है। और उसके बाद मैंने जब उसके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को रिपीट किया तो अब वो रैपो तोड़े बगैर बिल्कुल ही मेरे साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में आ गया। फिर मैंने एंड हिप्नोटिक वर्ड का यूज किया और फिर अपना डिजायर्ड आउटकम मैंने सैंडविच करके बताया कि वो पागल किस तरह समझता हूं मैं उसको, और फिर उसका डिजायर्ड आउटकम जो था अगले बंदे का वो मैंने रिपीट किया। तो इस तरह वो उसका जो गुस्सा था वो भी कम हो गया, मैं अपनी बात भी कम्युनिकेट कर पाया, और यकीनन अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार मेरा जो ओपिनियन है इसके जूनियर के बारे में क्या ये सही है या गलत। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी एक के एग्रीमेंट फ्रेम को यूज करने के लिए। इसी तरह एक और एग्जांपल को से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बेसिकली एक सेफ्टी प्रोफेशनल भी हूँ, और सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते मेरा एक काम ये भी है कि मैं अपने जो मेरे अंडर लोग काम करते हैं उनको मैं काम के दौरान सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं और सेफ्टी के मुताबिक काम करने के ऊपर उभारता रहूँ, मोटिवेट करता रहूँ, ताकि वो इफेक्टिवली और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर सके। अब होता यह है कि सेफ वर्किंग इक्विपमेंट्स को यूज करना और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करना ये थोड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो अगला बंदा जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है, रिलक्टेंट होता है इस बात पे कि वो तमाम सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, क्योंकि इससे काम में डिलेज भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो कई दफा लोग बाईपास करने की कोशिश करते हैं सेफ्टी को। तो इसी तरह एक बंदे से मैं मिला, वो सेफ्टी को बाईपास कर रहा था, तो मैंने उससे बोला कि यार ये आपने काम ऐसा क्यों किया। तो उसने मुझे बड़ी गुस्से में एक बात कही और उसने ये कहा कि यासिर भाई आप तो बैठे हुए तो ठंडे कमरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, गर्मी के अंदर काम हमें करना पड़ता है फील्ड में उतर के साइड पे जाकर। तो गर्मी के अंदर काम करने के दौरान सेफ्टी को फॉलो करना ये बड़ा मुश्किल काम है। वो ये बताना चाह रहा था, तो उसने मुझे ये कहा कि ठंडे कमरों में बैठ के सेफ्टी की बात करना बहुत आसान है, जब फील्ड में उतरोगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पर मुझे अगेन गुस्सा आया, बुरा लगा, और मैं उसको बताना ये चाहता था कि ओ भाई ये जो सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर तो मैं उससे डिसएग्री कर जाता कि नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग, आई डिसएग्री, तो अगला बंदा फटाफट ये डिसेप्टिव कहना चाहिए उसको, ऐसे माइंडसेट में चला जाता है कि वो आपकी बात को सुनता ही नहीं। अब यहाँ पर मैंने अग्रीमेंट फ्रेम किस तरह यूज किया, मैंने यहाँ पर अग्रीमेंट फ्रेम इस तरह यूज किया कि यस आई एग्री कि गर्मी के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है, जबकि ठंडे कमरे में सेफ्टी की बात करना निहायत आसान है। और एंड तुम
गर्मी में भी सेफ्टी फॉलो कर रहे हो, इस बात का सबूत ये है कि तुम माशाल्लाह आज तक सेफ हो। 5 साल तक काम करने के बावजूद भी तुम आज तक सेफ हो, इसका मतलब है तुम ये काम कर सकते हो और कर रहे हो। और वाक़ई तुम ठीक कह रहे हो कि सेफ्टी के ऊपर काम करना, सेफ्टी में काम करना, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए काम करना, गर्मी के अंदर इंतहाई मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने उससे एग्री किया कि वो जो कहता है कि गर्मी के अंदर काम करना मुश्किल है, बनिस्बत है ठंडे कमरों में तो बैठ के बातें करना बहुत आसान है। तो उसके मॉडल को रिपीट किया एंड और का वर्ड लगाया, अपना डिजायर्ड आउटकम बनाया, बताया और अगले के डिजायर्ड आउटकम को दोबारा से रिपीट किया। अब इससे आप बिलीव करें कि हुआ ये कि अगला बंदा जो है वो, चाहे मेरी बात उसको ज्यादा ना समझ में आई हो, लेकिन वो बंदा इस पॉजिटिव माइंडसेट में आ गया कि यार ये मुझे कहना क्या चाह रहा है। और वो जिस गुस्से से पहले मुझे मिला था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम टोका था, उसका वो गुस्सा आप बिलीव करें कि वो 10% भी नहीं रह गया। उसके बाद उसने मेरे से बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से बातें की, हमने बैठ के चाय भी पी। लेकिन जो मेरा आर्ग्यूमेंट वाला जो पॉइंट था, जो हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट हुआ था जिस बात पर, वो डिसएग्रीमेंट कहीं रफा दफा हो गया। तो ये एग्रीमेंट फ्रेम एक बहुत ही पावरफुल टूल है कि इसको अगर आप पॉजिटिवली याद करके यूज करें तो आप किसी भी बैरियर को कम्युनिकेशन के दौरान जो डेवलप होता है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। जब मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस करवाता हूँ तो उन ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मैं ग्रुप्स को मुख्तलिफ टास्क देता हूँ। किसी को हस्बैंड वाइफ का टास्क देता हूँ, किसी को सास बहू का टास्क देता हूँ और फिर बोलता हूँ कि यार आपके दरमियान एक डिसएग्रीमेंट है, अब उसको एग्रीमेंट फ्रेम के जरिए टैकल करने की कोशिश करें। यकीनन ये तमाम एग्जांपल्स तमाम प्रैक्टिकल वीडियो में तो करके नहीं दिखाए जा सकते। इसलिए इस एग्रीमेंट फ्रेम को समझने के लिए ये 2 एग्जांपल्स मेरे ख्याल से काफ़ी हैं कि अगर इनको समझ के आप अपने मॉडल, अपने फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब एक सवाल ये आता है कि ये एग्रीमेंट फ्रेम को इस तरह, जैसे मैंने एग्जांपल्स देके बताया, किस तरह बताना, तो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली इस चीज़ को डेवलप करना तो बड़ा मुश्किल है। तो यस, ऐसा मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। जब भी आप किसी कन्फ्रंट्रेशन में जाते हैं, कोई बैरियर या मिसकम्युनिकेशन डेवलप होती है, तो आपको थोड़ा-सा पहले से उसका आइडिया ज़रूर होता है कि यार किस किस्म की बात हो सकेगी। तो जब भी आप किसी से ऐसे बंदे से बात करने जा रहे हैं जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन का चांस है, तो थोड़ा-सा अपना दिमाग चला कर जाएँ कि यार किस तरह के डिसएग्रीमेंट आ सकते हैं और फिर मैं उनको एग्रीमेंट फ्रेम के तहत किस तरह सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेज की आपको एक ट्रिक बताई और बताया कि जब डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो किस तरह आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करके अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स की और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर मेटाफोर्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हैं। आप मेटा मॉडल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके ऊपर आराम से 2 घंटे का एक लेक्चर हो सकता है। तो मेटा मॉडल्स को यूज करके अगले बंदे के पैटर्न्स को इंटरप्ट कर सकते हैं, उसकी नेगेटिव थिंकिंग को तोड़ सकते हैं और उसको पॉजिटिव माइंडसेट में ला सकते हैं कि वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाए। तो दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो सीरीज़ को देखने का। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एनएलपी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, इन्फ्लुएंस करने से या पर्सुएशन से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।